आदाब नमस्कार, मेरा दाखानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने लगाए भाजपा पर आरोप, बोले अडानी के लिए महाराष्ट्र को धोखा दिया गया। बटेंगे तो कटेंगे पर उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को दी चेतावनी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए एक्शन में सरकार, अमित शाह ने की बैठक। प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, आतिशी बोली। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पराली जली। आपके पूर्व नेता कैलाश गहलोत ने थामा भाजपा का दामन। खड़गे के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस नेता देश में फैला रहे हैं नफरत। यूक्रेन अब कर सकेगा रूस के भीतर अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ अरबपतियों और गरीबों की विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन एयरबेस जैसी 7 लाख करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाएं गुजरात में ट्रांसफर कर दी गई, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं की नौकरियां छीन ली गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है, कुछ अरबपतियों और गरीबों के बीच की लड़ाई है। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर संभव कोशिश में जुटी हुई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे के ऊपर जमकर प्रहार किए जा रहे हैं, जुबानी तलवारें खींची हुई हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार किया है। साथ ही साथ उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा के नेताओं को धमकी तक दे डाली है। मुंबई के पीकेसी में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भी संकट कितना बड़ा है वो देखो। अगर हम बटेंगे कटेंगे फटेंगे में रहेंगे तो मैं देवेंद्र फडणवीस और बाकी लोगों को साफ कहना चाहता हूं कि मुंबई में कुछ हुआ तो हम आपको काटेंगे जरूर। उद्धव ठाकरे रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की है। महायुति पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा जो मुद्दे हैं उन पर बोलना चाहिए, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे मैं मुख्यमंत्री था तो किसी की भी इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय सब सुरक्षित थे, अब वहां केंद्र में मोदी जी के रहते हुए इनको अनसेफ लग रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ठाकरे ने महायुति सरकार पर शहर के कल्याण से ज्यादा बिल्डरों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने जीडीपी को बढ़ावा देने की उनकी योजना में पूरी मुंबई बिल्डरों को प्राथमिकता देना शामिल है। नीति आयोग की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा उसने बीएमसी के महत्व को कम करने के लिए एक खाका तैयार किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम और एमएमआरडीए ने मुंबई के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं हम आपको इस शहर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुंबई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। प्रगति, उन्नति, खुशहाली और विकास है। मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने उद्धव और अघाड़ी को चुनौती देते हुए कहा कि तुम 2 साल के अपने काम बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति दी है कि इस बार महायुति 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 हर जगह। और मैं ये भी कह सकता हूं कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर महायुति है तो प्रगति है, अगर महायुति है तो उन्नति है,
अगर महायुति है तो महाराष्ट्र की खुशहाली और विकास है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विषय सरकारों के आने जाने का नहीं है, विषय सिर्फ मंदाताई जी को विधायक बनाने का नहीं है, विषय है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि महायुति और एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। आज आप शिंदे जी को सुन रहे थे, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उद्धव और अगाड़ी को चैलेंज करके कहा, 2 साल तुम अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति देखी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। मणिपुर हिंसा पर आज गृह मंत्रालय में अमित शाह की अहम बैठक हो रही है। वहीं इम्फाल में भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस मार्च के जरिए शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम देखी गई है। भारतीय सेना और स्पेयर कोर की असम राइफल्स इकाइयों ने सुरक्षा बलों के साथ इम्फाल के सिजेंथोंग, खुरई, लामलोंग ब्रिज, थोंगजू ब्रिज, कोरेंगई, कांगला वेस्टर्न गेट, केशमपट, चुंगथम, सलाम माई लिकाई, कोंथुजाम, मयाम, इम्फाल, हियांगथांग, नाम्बोल, मंत्रीपुखरी, बाबूपारा, वांगजिंग, थौबल और ललिंगोल के इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और थौबल जिलों में फ्लैग मार्च किया। वहीं मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज बुलाई गई बैठक में मुख्य एजेंडा ये समीक्षा करने का है कि गृह मंत्री द्वारा केंद्रीय बलों की बुलाई गई आपातकालीन बैठक के दौरान जो निर्देश दिए गए थे उनका कार्यान्वयन जमीन पर हुआ है या नहीं। इस बैठक में पूर्वोत्तर संबंधित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर, रॉ प्रमुख और सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में मैतेई और कुकी समुदायों के लोगों से एक साथ वार्ता का खाका भी तैयार किया जाएगा। गृह मंत्री की लगातार दूसरे दिन बैठक हो रही है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात की समीक्षा कर चुके हैं और राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दे चुके हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपना महाराष्ट्र दौरा बीच में ही रद्द कर दिया था। हिंसा के बीच सरकार को सहयोग दे रही नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। एनपीपी का आरोप है कि बीरेन्द्र सिंह सरकार संकट का समाधान करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। झारखंड में गांडे विधानसभा सीट की जंग दिलचस्प है। यहां जेएमएम की महिला प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की दिग्गज नेता कल्पना सोरेन के सामने भाजपा ने महिला प्रत्याशी जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी को उतारा है। इस सीट पर भाजपा और जेएमएम के बीच नजदीकी मुकाबला रहा है। ऐसे में इस बार भी मुकाबला आमने सामने का होने की उम्मीद है। यहाँ दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दल एक दूसरे पर जुबानी हमला भी कर रहे हैं। जो है अपने स्टार कैंपेनर को उतार चुकी है। आप गांधी विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रही है। मुन्नी देवी जो है इस यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुनिया देवी जी तो क्या लग रहा है एक चैलेंज है आपके लिए? और जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पे बीजेपी उतार चुकी है जेएमएम के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जन मुद्दों की लड़ाई में बीजेपी हमारे साथ कभी नहीं रहती है। चाहे हमारा पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, सरना आदिवासी धर्म का कोड हो, या हमारा 1932 का स्थानीय नीति हो, हम विधानसभा से पारित कराते हैं। लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे झारखंड के मुद्दों पर हमारे साथ लड़ता है। आज अगर हम झारखंड में अपनी मैया को सम्मान देने का काम करते हैं तो बीजेपी के ये पीआईएल गैंग आकर के खड़े हो जाते हैं और पीआईएल करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा इरादा साफ है और हम चाहते हैं कि चाहे सामाजिक सुरक्षा हो या हमारे अपने झारखंड के जो मुद्दे हों उनको मजबूती से उठाना, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और हमारा जो बकाया है झारखंड का 1,36,000 करोड़, वो हम मांग के और लेकर के रहेंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पीएम मोदी देश छोड़कर चले गए हैं। इसका मतलब है कि भाजपा और पीएम मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वे युद्ध के मैदान से हट गए हैं। मैंने अखबारों में भाजपा के कुछ विज्ञापन देखे। आज वे चुनाव जीतने के लिए देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है।
ये आखिरी दिन से पहले ही मोदी जी इस देश छोड़कर विदेशी में दौरा करने के लिए गया हुआ है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हार मान लिए, मैदान से भारतीय जनता पार्टी भाग कर गई। और आज मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं आज देखा था। ये लोग चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने तक आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इस देश में कभी कभी गंभीर समस्या आने के बाद देश पूरा इकट्ठा होकर उसका मुकाबला किए। वो बम ब्लास्ट हो या हिंदू मुस्लिम कम्युनल हो या हिंदू क्रिश्चियन कम्युनल हो, ऐसा कुछ भी अगर कुछ तकलीफ आए तो देश पूरा इकट्ठा होकर एक साथ खड़े रहकर ऐसे समस्याओं को मुकाबला किए। मगर 3 बार 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक 11 साल में क्या किया, गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या किए, उन लोगों के लिए क्या किया, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। दिल्ली में कक्षा 9 और कक्षा 11 तक के सभी छात्रों के लिए कक्षाएं आज से अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। स्कूलों के प्रमुखों को अगले आदेश तक इन कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। अच्छा। एक 9th में है और एक 10th में। तो 10th वाले को तो क्लास आने के लिए मेरे को छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो क्योंकि पोल्यूशन तो है, बच्चे तो सारे वैसे ही हैं कि जिनको इफेक्ट तो होना ही होना है। बच्चों की बॉडी ऐसी है कि उन पर इफेक्ट होता ही होता है। 9th वाले की छुट्टी है तो उसका ऑनलाइन क्लास कर रखे हैं स्कूल की तरफ से। और जैसे ये क्या क्या दिक्कत होती है सर, जैसे कि सांसों लेने में या आपको? सर, पोल्यूशन से तो बहुत हानिकारक तो है ही सर, क्योंकि बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। सांसें लेने में तो दिक्कत होती है, प्लस बच्चों को गला पकड़ रहा है इस समय। हमारे बच्चा बड़ा वाला जो है उसका गला पकड़ चुका है, अभी काफी दिनों से उसे मेडिसिन दिला रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आतिशी ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। सीएम आतिशी ने कहा कि मैं आज केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि आखिर बीते 6 से 7 सालों में पराली जलने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई एक ठोस कदम उठाया? दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फ़ोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इन्हेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ रही है, इन्हेलर की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में
AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस। रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है के मंत्री पद और आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से रविवार को इस्तीफा देने वाले कैलाश गहलोत ने आज भाजपा में शामिल होने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर इसका ऐलान किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। उन्होंने कैलाश गहलोत का स्वागत किया और भाजपा में शामिल होने की बधाई दी। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले ही साल हैं और इससे पहले ही दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अरविंद केजरीवाल ने खुद उन्हें आप की सदस्यता दिलाई। आम आदमी पार्टी का दामन थामते उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। देहात को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया गया है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अरविंद जी, मनीष जी और पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा सभी समाज, चाहे वो जाट हो चाहे हर समाज को साथ लेते हुए चली है। और बीजेपी ने हमेशा जाटों के विरुद्ध काम किया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का इशू हो, चाहे वो हरियाणा में इलेक्शन हो। अगर आप हरियाणा का इलेक्शन देखेंगे, उन्होंने उस इलेक्शन को जाट बनाम अदर्स बनाकर वो इलेक्शन जीतने का, एक हमारे समाज को बांटने का काम किया है। क्यों वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता था, इन्होंने जाट नॉन जाट करके हरियाणा को बांटने का काम किया। हम आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर और अपने पूरे दिल्ली प्रदेश का बेहतर विकास करने के लिए जो सर ने मुझे मौका दिया है, मैं उनका हृदय की गहराई से और नांगलोई की जनता सारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सच क्यों नहीं बताती है, क्योंकि भाजपा का इतिहास रहा है कि उसने मुस्लिम लीग के साथ कई राज्यों में मिलकर सरकार चलाई है। वो मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। बेरोजगारी और महंगाई पर, किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर पूरी तरीके से असफल है। झांसी मेडिकल कॉलेज में जो लापरवाही हुई है उसका जवाब नहीं देना चाहती है। भाजपा केवल व्यक्तिगत टिप्पणी और इतिहास की बातें करके वर्तमान को झुठलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सच क्यों नहीं बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, जनसंघ का जो इतिहास रहा है, वो मुस्लिम लीग के साथ कई राज्यों में कई बार मिलकर सरकार चलाने का रहा है। भारतीय जनता पार्टी सच क्यों नहीं बताती है कि वो मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। भाजपा सच क्यों नहीं बताना चाहती कि वो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों मजदूर के मुद्दे पे पूरी तरीके से असफल है। इसलिए वो व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही है, वो व्यक्तिगत सवालों का जवाब चाहती है। वो नहीं बताना चाहती कि झांसी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। वहां जो लापरवाही हुई उसका जवाब नहीं देना चाहती है। झांसी मेडिकल कॉलेज में कैसे हिंदू और मुसलमान ने बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ किसी सोच के
बच्चों को बचाने का काम किया, वहां कोई बटो के कटो के जैसे नारे नहीं लगा रहा था। तो जो बटो के कटो की जैसी बातें हैं वो नकारात्मक हैं, जनता का उनसे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल व्यक्तिगत टिप्पणी और इतिहास की बातें करके वर्तमान को झुठलाना चाहती है। जो बेरोजगार है उत्तर प्रदेश का, जो दूसरे प्रदेशों में व्यापार करने को मजबूर है, नौकरी करने को मजबूर है, वो दीपावली में घर आया हुआ था, छठ पूजा थी, वो लंबी छुट्टी के साथ घर आया था और उनके पास मौका था कि वो वोट डालना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये जानकारी थी कि बेरोजगार अगर वोट डालेगा तो वो कहाँ डालेगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा और उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम को सभी जगहों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों के नेता पूरे दमखम से प्रचार करेंगे। इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव में परिणाम से जीत का पता चलेगा। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से पूछो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या वो बीमार हैं। झारखंड में चुनाव हो रहा है, लालू जी किस तरीके के नतीजे देख रहे हैं, क्योंकि दावा सबको ही करेंगे। आप रोज एक कथा पूछते हैं, चुनाव होगा उसका रिजल्ट होगा, मालूम हो जाएगा। मणिपुर नहीं जा रहे प्रधानमंत्री मोदी, अब नहीं जा रहे हैं तो जाने वाले मैंने प्रधानमंत्री से पूछो जाकर ना, काहे नहीं जा रहे हैं आप, बीमार हैं। नेशनल पीपुल पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया वहां से। हाँ, महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। आज से महज एक दिन के बाद महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव होना बाकी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में डबल इंजन की सरकार आने वाली है। देखिए, क्योंकि मैं खुद प्रचार यहाँ पे कर रहा हूँ और कई सीटों में झारखंड, कल महाराष्ट्र में भी था, एक बात तय है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो झारखंड में एक बार फिर लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार पर मजबूती से बनता जा रहा। जिस तरीके से पिछले 5 साल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा, भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस सरकार में हुआ, और तो और झारखंड को शर्मसार होना पड़ा क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री स्वयं जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में उनको जाना पड़ा। ऐसे में झारखंड की जनता ने मन बना लिया, इस बार वो बदलाव चाहती है। इस बार प्रधानमंत्री जी की सोच वाली एनडीए की सरकार को बनाने का निर्णय झारखंड के लोगों ने लिया है। कल मैं महाराष्ट्र में भी था, वहां पर भी जो माहौल है उसमें भी तय है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार, मौजूदा सरकार के कार्यों से महाराष्ट्र के लोग पूरी तरीके से संतुष्ट दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। भाजपा ने खड़गे पर निशाना साधा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। भारत में तो ये कहा है हमारे ऋषियों ने, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधु भारत, प्रेम का संदेश देता है। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, सोचते होंगे कि हरियाणा में जीतेंगे। अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे,
तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ दिनों पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुस्लिमों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की थी और कहा था कि मुसलमानों के क्षेत्रीय दलों को वोट देने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। रेवंत ने दावा किया कि संविधान और आरक्षण को भाजपा से खतरा है। दोनों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत आवश्यक है। इसी सिलसिले में बात करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि जैसे ही आप कांग्रेस और उसके गठबंधन वालों को वोट देंगे, ये मुस्लिम आरक्षण देकर ओबीसी, एससी, एसटी के हक पर डाका डालेंगे। मैं कलीना विधानसभा में आज अपने भारतीय जनता पार्टी के और युति महायुति के गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूं। और जैसा कि आप सबकी जानकारी में आज इस राज्य चुनाव का आखिरी दिन है, ऐसे में हम अपने एजेंडे को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः डबल इंजन की सरकार बने और जो विकासकारी नीतियां हमने अभी काम पे लागू की थी उसको और बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ इस कलीना विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और साथ ही साथ सारे के सारे प्रत्याशी जीते, ये कामना के साथ मैं आया हूं। मुझे इस बात का संतोष है, बदलते माहौल के इस दौर में चारों तरफ से जब पूरे देश में भाजपा का आधार बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी अपने विजय यात्रा चालू रख रही है, तो निश्चित रूप से पुनः महाराष्ट्र में एक बार महायुति की सरकार बनेगी। इसी अपेक्षा के साथ मेरी आरएसएस और बीजेपी को साफ बता रहे हैं कि एक बोलो, कुछ समझ नहीं पा रहे कैसे जवाब दूं। अमेरिका ने पहली बार यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को बताया है कि वो रूस के अंदर सीमित हमलों के लिए अमेरिका के आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। आर्मी टैक्टिकल इस मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका निर्माण अमेरिकी डिफेंस कंपनी करती है। वहीं अमेरिका ने पहले ऐसे हमलों की अनुमति देने से मना कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि इससे रूस यूक्रेन युद्ध ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये प्रमुख नीतिगत बदलाव डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंपने से 2 महीने पहले किया है। यूक्रेन 1 साल से अधिक समय से यूक्रेन के अंदर रूसी कब्जे वाले ठिकानों पर आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने ATACMS का इस्तेमाल क्राइमिया प्रायद्वीप में हवाई अड्डों और जापोरिजिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए किया है, लेकिन अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। लॉकहीड मार्टिन बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन को दी गई थी। अब तक की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से ये एक है जो 300 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने दलील दी थी कि रूस के अंदर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देना एक हाथ पीछे बांधकर लड़ने के लिए कहने के समान है। वहीं अमेरिकी नीति में ये बदलाव कथित तौर पर कुछ सीमा क्षेत्र में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की हाल ही में की गई तैनाती की प्रतिक्रिया में आया है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।